ड्रग माफियों को आज आपके ज़रिए फिर से ये कहना चाहते हैं कि इस ड्रग को बंद कर दीजिए, वरना मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग ने जेल के दरवाजे खुले रखे हैं और जेल भेजने में मुझे उनमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनको बंद नहीं किया, मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग अपने अवाम को साथ उठा के उन दुकानों को ताला लगा के आ जाए। आपको शायद पता होगा 70 सालों में किसी पहली जमात ने ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया। ये एक मुस्लिमों की स्टेट है। अच्छे इस वाला कशर पर टिरवर यह जरबानी जुरवर। और लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको कोई भी ड्रग का माफिया मिला, अगर उनके घर में कोई ड्रग कर रहा है वो हमें इन्फॉर्म करे ताकि हम उसको ड्रग एडिशनल सेंटर भेजें। अगर कोई माफिया है उसकी हमें वो इतला दे दे ताकि हम उसको सही रास्ते पर लगाए। 500-700 लड़कों को हमने ड्रग एडिशनल सेंटर भेजा और लोगों ने इतना हमें प्यार दिया कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है मुझे इतना प्यार माँ बाप ने नहीं दिया जितना मुझे इन लोगों ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कल ही मैंने अपील की थी आपके माध्यम से कि इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब की यहाँ पर फुल हुकूमत थी, फुल मेजॉरिटी में थी, तब वो कहाँ थे? क्या मैं जान सकता हूँ फारूक अब्दुल्ला तब कहाँ थे? बोलो, इन लोगों ने हमें लूटा। जो ही नवंबर आता है तो यहाँ पर फैरन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर कम से कम ये पावर रखे ताकि हम एक बल्ब चलाएं, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी उनका बहुत नुकसान हुआ है। यूथ हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ चले और हम इस कश्मीर को बदल लेंगे। आपको शायद पता होगा 70 सालों में किसी पहली जमात ने ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। 70 सालों में किसी भी पार्टी ने आज तक ये प्रोग्राम नहीं किया कि हम ड्रग मुफ्ती करें कश्मीर को। ये एक मुस्लिमों की स्टेट है। अच्छे इस वाला कशर पर टिरवर यह जनबानी जुरवर इस बनाओ मगर पे वापस पिरवर इस बनावन ये चरवर। क्या इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने नौजवानों को गुमराह किया है। और हमारी जो ये मुहिम लगी, हमारी जो ये मुहिम चल रही है डोर टू डोर कैंपेनिंग ड्रग्स के खिलाफ, ये मुहिम अप्रैल तक बंद नहीं होगी। अप्रैल तक हम इस ड्रग को कश्मीर से फ्री करेंगे और कश्मीर में जितने भी ये शॉप है, अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनको बंद नहीं किया, मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग अपने अवाम को साथ उठा के उन दुकानों को ताला लगा के आ जाए। सज्जाद साहब, आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी है, आपने काफ़ी सारा काम भी किया है ड्रग्स के हवाले से, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा? देख लीजिए, ड्रग्स के हवाले से जो हमने काम किया है, हम यहाँ पर ड्रग माफियों को आज आपके ज़रिए फिर से ये कहना चाहते हैं कि इस ड्रग को बंद कर दीजिए, वरना मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग ने जेल के दरवाजे खुले रखे हैं और जेल भेजने में मुझे उनमें कोई हर्ज नहीं है। जल्दी से जल्दी इस माफिया को, ड्रग की माफिया को ख़त्म करें, इस ड्रग को यहाँ से ख़त्म करें, अपने काम में लग जाए और इंशाअल्लाह रहमान हमारा कश्मीर आने वाले दिनों में यहाँ पर जितने भी ये शॉप्स खोले गए हैं, वैन शॉप्स खोले गए हैं, इनको हम बंद करवाएंगे। और इंशाअल्लाह रहमान इन ड्रग्स वालों को भी मैं कह रहा हूँ, ये छोड़ दीजिए, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, इसको जल्दी छोड़ दीजिए, वरना आपके लिए जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सज्जाद साहब, लोग जो है काफ़ी सराहते हैं इसको कि जो सज्जाद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो इस हवाले से बताएं कि आपकी कैंपेन तो डोर टू डोर भी थी, आपकी जो कैंपेन है आगे किस तरह किस दौर पे जाएगी? हमने अभी हमारी जो कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर हमारी कैंपेनिंग चल रही है। डोर टू डोर हम गए, इंशाल्लाह हमने 95% गाँव में हम जा चुके हैं। अभी हमारे कुछ गांव बाकी है जहां पर हम जाने वाले हैं। और लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूं, जहां पर भी आपको कोई भी ड्रग का माफिया मिला, अगर उनके घर में कोई ड्रग कर रहा है वो हमें इन्फॉर्म करे ताकि हम उसको ड्रग एडिशनल सेंटर भेजें। अगर कोई माफिया है उसकी हमें वो इतला दे दे ताकि हम उसको सही रास्ते पर लगाए। पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद उसको, अगर वो समझा नहीं, उसको जेल के अलावा कोई रास्ता है नहीं। मैं उनको फिर से अपील करना चाहता हूँ, मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग निकल चुका है ड्रग माफियों को ख़त्म करने के लिए।
وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے. میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے نوجوان نسل کو خراب نہ کرے, ہماری بچیوں کو خراب نہ کرے, اس ڈرگ کام کو بند کیجیے. آپ کو کیسا کیا, کتنے فون کالز آج تک موصول ہوئے, کتنے آپ لوگوں کو آپ نے لائن پہ لایا؟ جناب علی, مجھے لگتا ہے 500-700 لڑکوں کو ہم نے ڈرگ ایڈکشن سینٹر بھیجا ہے, اور لوگوں نے اتنا ہمیں پیار دیا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی. مجھے لگتا ہے مجھے اتنا پیار ماں باپ نے نہیں دیا جتنا مجھے ان لوگوں نے دیا, جیسا ریسپونڈ مجھے لوگوں نے دیا. گھر گھر جا کے ہمیں گھروں میں بلا رہے ہیں لوگ, وہیں سے بلا رہے ہیں لوگ, خواہش کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں چائے پیے یا کچھ کریں. میں لوگوں سے بہت شکر گزار ہوں اور لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پھر سے ہمیں وہی پیار دے دیجئے. ہم پیار کے بھوکے ہیں, اور انشاءاللہ رحمٰ اگر ان کے گھر میں بھی کوئی ڈرگز کا کوئی بھی ماحول ہے, تو ان کے گھر میں کوئی بچہ ڈرگز کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ہم تک انفارمیشن پہنچائے, انشاءاللہ ہم اس کے صحیح راستے پر لائیں گے ڈرگ ایڈکشن سینٹر. ہم نے بہار میں یا کشمیر میں یا کہیں بھی وکاس کے لیے کام کیا ہے. لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جس غریب عوام تک بنیادی فیسلٹی نہیں پہنچتی ہے اس کو ہم پہنچا رہے ہیں, اور ہم عوام کے ساتھ ہیں, عوام کو شان بشان ساتھ چلتے ہیں. ہماری سرکار عوام کے شان بشان ساتھ چلتی, اور نتیش جی خود جا کے, نتیش کمار جی ہمارے سی ایم صاحب جو بھی ہمارے بہار کے سی ایم صاحب ہیں, وہ گھر گھر جا کے ان غریبوں کے پاس جا کے ان سے تکلیف ان کی جو دیکھتا ہے ان سے پوچھتا ہے, تبھی جا کے ہم نے جیتا. اس میں خوشی ہونے والی بات ہی نہیں ہے. ہم اتنے خوش ہیں کیونکہ ہمیں پہلے سے یہ پتا تھا, ہم پہلے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم واپس آنے والے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آنے والوں دنوں میں جے ڈی او کے بغیر کہیں نام نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں جے ڈی او کے جو ابھی ہمارے دیکھ لیجیے بی ڈی سی الیکشن ہو رہا ہے اور باقی الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں ہم کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہر ایک انشاءاللہ الرحمن ہر ایک ضلع سے ہم جیت کے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن جلدی جے ڈی او کی سرکار ہوگی کشمیر میں بھی, اور انشاءاللہ الرحمن پورے ہندوستان میں ہم اپنا جھنڈا لہرائیں گے. ہماری پرائرٹی پہلے ہی میں نے بولا, ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں, غریب عوام کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں, اور پارٹی کا جو فیصلہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر, ہمارے جو صدر ہے اس نے جو فیصلہ لیا ہے ہم اس فیصلے کو لبیک کر رہے ہیں, اور لوگوں سے بھی امید کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں جتا کر ہی رہیں گے اس الیکشن میں. سجا صاحب, نتیش کمار نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے بہار سے بھی پھر جموں کشمیر بھی, جو یہاں پر جو لوکل پارٹیز ہے, جو پی ڈی پی ہے, کانگریس ہے, این سی ہے, انہوں نے آج تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا. دیکھ لیجیے میرے بھائی, نتیش کمار جی نے بہار کے جو سی ایم صاحب ہے اس نے وہاں پر پٹنہ کے بہار کو پٹنہ کو ڈرگز فری کیا. شاید یہ آپ کو پتا, وہاں پر ڈرگز کا نام نہیں, وہاں پر شراب کا نام نہیں, وہاں پر گنڈا راج ختم ہو گیا, وہاں پر جنگل راج ختم ہو گیا. انشاءاللہ الرحمن آنے والے دنوں میں ہم یہاں پر بھی ختم کریں گے. اور پہلے یہ جو ہمارے جو نیشنل کانفرنس ہے, پی ڈی پی ہے یا پی سی ہے, جتنے بھی یہ جماعتیں ہیں, یہ پہلے اپنی پالیسی ڈکلیئر کرے. پہلے انہی کی بات میں کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے پہلے کہا کہ جب تک 370 کو واپس نہیں دے دیں گے تب تک ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. الیکشن جو ہی نزدیک پہنچا انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے, انہوں نے اپنے ماٹو کو توڑا. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اس کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا ہے. مگر مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں, ان کو اقتدار کی بھوک ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں. اب بوکلا ہوئے ہیں, بوکلے ہوئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, باقی ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. جیسے ہمیں بتایا جو انجینئر رشید بھی اس الائنس کا حصہ تھے, تو اس کی بات تک نہیں کرتے, وہ بند ہے. ابھی جو وہ پولیٹیکل پرزنر ہے وہ کنٹیسٹ بھی کیا ہے, انہوں نے 3 بار الیکشن, تو اس حوالے سے بھی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا, تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ دیکھ لیجیے, میں نے کل گورنمنٹ آف انڈیا سے کل ہی میں نے اپیل کی تھی آپ کے مادھیم سے کہ انجینئر رشید کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس الیکشن میں کانٹیسٹ کرے. پچھلے الیکشنز میں اس نے اچھا ایک کانٹیسٹ کیا تھا, اچھا ایک پرفارمنس کی تھی اس نے. تو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اور اپنے ایل جی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پر نظر ثانی کرے, اس کو چھوڑ دے تو اچھا ہوگا, تاکہ کل آپ کو یہ کوئی نہ بولے کہ آپ لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند رکھا, اور پولیٹیکل جو اچھا کرنا چاہتے تھے ان کو آپ نے بند رکھا اور آپ نے اپنا راج چلایا. اس لیے انجینئر رشید کا ابھی باہر آنا بہت ضروری ہے. ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں. اب اس کو بولتے ہیں نا فاقہ چست کار کیا دپان جدالت کیا کرے عدالت. اب یہ یہی چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ آیا انہوں نے کشمیر کو تباہ کیا. اس سب کا ذمہ 370 ٹوٹنے کا ذمہ 370 کیسے ٹوٹ گیا؟ ان کو 70 سال 370 یاد نہیں آیا.
70 साल के बाद इनको जब ये 370 रहा नहीं हमारे पास, 35A रहा नहीं हमारे पास, उसके बाद इनको 370 याद रहा। तब ये कहाँ थे? मरहूम मुफ्ती साहब जो थे, खुदा उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, तब वो कहाँ थे मुफ्ती साहब? जब उसकी हुकूमत थी तब कहाँ थे मुफ्ती साहब? और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने हमारे, और फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब की यहाँ पर फुल हुकूमत थी, फुल मेजॉरिटी में थे, तब वो कहाँ थे? क्या मैं जान सकता हूँ फारूक अब्दुल्ला तब कहाँ थे? बोलो, इन लोगों ने हमें लूटा। अब हम, वो शायर मुझे याद है, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती डूबी है वहां जहां पानी कम था। अब ये उसी कम पानी में डूब रहे हैं, कम पानी में ये डूब रहे हैं। अब इनका रोना है ये, और कुछ नहीं है मेरे भाई। तो जैसा हमें बताइए, आखिर क्या रीज़न है जो सर्दियाँ आते ही पावर शेड्यूल जो है या बिजली पानी जो है वो गायब होती है, पानी नहीं होता है, जो रोज़मर्रा के जो देहातों में प्रोटेस्ट होते हैं आए रोज अखबारों में हम लिखते हैं। तो इस हवाले से हमें बताइए ये क्या रीज़न है? जब सेक्रेटरी बाहर जाता है तो उसी हवाले से पावर आता है, जब सेक्रेटरी आप यहाँ पर कश्मीर को पहुँचता है पावर आता है। देख लीजिए मेरे भाई, मैं पहले तो मैं जो बाकी पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहरा रहे हैं, मैं ये चीज़ नहीं करूँ। डिपार्टमेंट इसका कसूरवार नहीं है। अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, 5 बॉयलर घरों में लगे हुए हैं, 8 बॉयलर घरों में लगे हुए हैं, और 200 रुपये फीस भरने के लिए उनको दुश्वारी हो। अगर घरों में ये बॉयलर, ये हीटर, ये बाकी चीज़ें कम करे तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर लाइट रहेगी। और मैं अपने एलजी साहब से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हम लोगों को जिंदा यहाँ पर रख लीजिए, जिसने इस कश्मीर को संभाला। ये पहला एक ऐसा एलजी है, गवर्नर साहब है, जिसने हमारे कश्मीर को संभाला, और मुझे उम्मीद है कश्मीर में ये और ध्यान दे देगा, और 24 घंटे हमें लाइट छोड़ेगा, 24 घंटे हमें पानी छोड़ेगा, क्योंकि ये ज़खीरा है पानी और लाइट का। यहाँ पर ज़खीरा है, यहाँ पर कमी नहीं है। और लोगों से मैं आपके मुद्दम से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन बॉयलरों को बंद कर दीजिए। अगर घरों में 5 गीज़र होता है तब भी 6 हीटर लगा के होंगे, और 5 तब भी बाहर ड्रम्बू में और किसी में बॉयलर लगा कर होंगे। गवर्नमेंट कहाँ से बिजली लाएगा? गवर्नमेंट कहाँ से ये ज़खीरा पैदा करेगा? अब तो 70 साल के बाद हमारे एलजी साहब संभाल रहे हैं कश्मीर को, बहुत संभाला, रोड्स भी ठीक किए, करप्शन भी बहुत सारी खत्म हो गई। एलजी साहब और हमारे डीजी साहब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट सारे काम कर रहे हैं। करप्शन भी है मगर इसमें टाइम लगेगा खत्म होने में, और एलजी साहब चाहते हैं इस करप्शन को खत्म करें। अब लोगों को भी साथ देना है इसका, और गवर्नर साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा एरिया है, जो ही नवंबर आता है तो यहाँ पर फैरन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर कम से कम ये पावर रखे ताकि हम एक बल्ब चलाए, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी उनका बहुत नुकसान हुआ है, और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये बॉयलर्स निकाल दीजिए, जितना ज़रूरत है पावर की उतना ही खर्च कीजिए। सज्जाद साहब, आपने बोला बिजली की फीस की बात, बिजली फीस तो हर कोई भर रहा है कश्मीर में, ऐसी कोई बात नहीं। और ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जब बिजली बिल आपके पास 10,000 20,000 रुपये आएगी तो तब तो आपको पता चलेगा कि पावर वाली क्या। यहाँ पर हम बढ़ने नहीं दे देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अब कहाँ से हम प्राइवेट जब ये हो जाएगा 4,000 5,000 बिल भर देंगे, वो हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को कि हम एक चीज़ काम करें, हम पावर को हिसाब से खर्च करें। गवर्नर साहब से मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, चीफ इंजीनियर को बोल दीजिए कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स खत्म हो चुके हैं उनको रिप्लेस करे वो, या रिपेयरिंग करे वो, और हर एक गांव में, हर एक घर में बिजली रहना चाहिए। और बिजली को यहाँ पर मुमकिन इक़दामात उठाइए जिससे हमें 24 घंटे बिजली रहेगी।